नमस्कार और हमारे इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा ये सत्र एक बहुत ही विशेष मिशन पर आधारित है। बिल्कुल। और ये मिशन उन सभी के लिए है जो गंभीरता से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी चल रही है तो ये कक्षा 7 विज्ञान का वन शॉट रिवीजन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, हमारे पास आज कक्षा 7 की एनसीईआरटी विज्ञान के फ्लैश कार्ड्स और त्वरित नोट्स का पूरा भंडार है। ये विशेष रूप से बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा के उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और आज हम विज्ञान के उन मूल सिद्धांतों को खंगालने वाले हैं जो न केवल परीक्षा के लिए जरूरी हैं, बल्कि ये समझने के लिए भी बड़े रोचक हैं कि हमारे आसपास की दुनिया आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये सामग्री इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे पास मौजूद स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो चौंकाने वाला तथ्य दिया गया है। वो 80% वाला तथ्य है ना? हाँ, बिल्कुल वही। बात यह है कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा में लगभग 80% प्रश्न सीधे एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं। 80% मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एकदम सही। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स और शब्दावलियों का लाइन बाय लाइन रिवीजन ही सफलता की असली कुंजी है। आज के सत्र में हम रटने वाली प्रवृत्तियों से बाहर निकलकर इन अवधारणाओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा हॉल में कोई भी सवाल उलझा ना सके। ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। परीक्षा के दबाव में अक्सर रटी हुई चीजें भूल जाती हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट साफ हो तो सही उत्तर तक पहुंचना आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले जीवन की आधारशिला यानी पोषण, श्वसन और परिवहन पर बात करते हैं। नोट्स के अध्याय 1 और 2 पूरी तरह से इसी पर केंद्रित हैं कि पौधे और जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। मैंने नोट्स में पढ़ा कि पौधों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन परीक्षा के नजरिए से इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा ध्यान किन बातों पर देना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एक ऐसा विषय है जिससे परीक्षा में बहुत ही ट्रिकी सवाल बनते हैं। बुनियादी बात तो ये है कि पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। बिल्कुल। लेकिन बीपीएससी परीक्षा के नजरिए से उम्मीदवारों को प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सवाल अक्सर ये आता है कि इस प्रक्रिया के अंत में बनता क्या है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अच्छा, कई बार विकल्पों में प्रोटीन या वसा दे दिया जाता है, जहां उम्मीदवार कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, यही तो ट्रैप है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन ही है। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुख्य उत्पाद हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। वहीं दूसरी ओर हम इंसान और अन्य जानवर विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक हैं, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर हैं। सही बात है। जब हम जंतुओं में पोषण की बात करते हैं तो पूरी आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की कार्यप्रणाली सामने आती है। हमारा आमाशय भोजन का मंथन करता है और पाचक रस निकालता है, लेकिन असली अवशोषण तो क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में होता है। बिल्कुल, छोटी आंत ही मुख्य जगह है। नोट्स में दीर्घ रोम या विली का जिक्र है। ये संरचना वास्तव में क्या करती है? छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसी जो संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घ रोम कहते हैं, उनका काम बहुत ही विशिष्ट है। अगर छोटी आंत की दीवार बिल्कुल सपाट होती तो पचे हुए भोजन को सोखने के लिए बहुत कम जगह मिलती। मतलब सरफेस एरिया कम होता। अवशोषण का क्षेत्र कई गुना बढ़ा देते हैं। इससे पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषण बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से होता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है प्रकृति का, है ना? इसी पाचन तंत्र से जुड़ा एक और बहुत ही शानदार तथ्य है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे गले में ग्रसनी एक ऐसी जगह है जहां से वायु और भोजन दोनों गुजरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भोजन श्वास नली में क्यों नहीं चला जाता? हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। जब रास्ता एक ही है तो शरीर ये कैसे तय करता है कि भोजन को कहाँ जाना है और हवा को कहाँ? इसे समझने के लिए एक ट्रैफिक पुलिस की कल्पना करना सबसे बेहतर होगा।
हमारे गले में एक वॉल्व जैसी संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस नाम याद रखना जरूरी है। जी, ये बिल्कुल मुस्तैद ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। जब कोई व्यक्ति भोजन निगलता है तो ये एपिग्लॉटिस श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन की तरह गिर जाता है और उसे सुरक्षित रूप से ढक लेता है, जिससे भोजन सीधे आहार नली में चला जाता है। बिल्कुल। और अगर खाते समय बात की जाए या हंसा जाए तो ये वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाता और तभी हमें फंदा लगता है या खांसी आती है। ये एनालॉजी इसे समझने में बहुत मदद करती है। अब भोजन से जो ऊर्जा हमें मिली उसे शरीर इस्तेमाल कैसे करता है, यहीं पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन की भूमिका आती है। नोट्स को देखते हुए मुझे एक चीज ने बहुत आकर्षित किया। कई लोग सांस लेने और श्वसन को एक ही मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में ये दोनों अलग हैं। सही कहा ना मैंने? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है और यहीं पर परीक्षक अक्सर छात्रों को फंसाते हैं। सांस लेना या ब्रीथिंग केवल एक भौतिक प्रक्रिया है, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। जबकि श्वसन कुछ और है। जी, श्वसन या रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वसन वो प्रक्रिया है जहां कोशिकाओं के अंदर मौजूद भोजन मुख्य रूप से ग्लूकोज टूटता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। और ये श्वसन भी दो तरह का होता है ना? हाँ, एक है वायुवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। दूसरा है अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना होता है। अवायवीय श्वसन का कोई ऐसा उदाहरण है जो परीक्षा में बार-बार पूछा जाता हो? बिल्कुल, यीस्ट का उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यीस्ट अवायवीय श्वसन करता है और इस प्रक्रिया में अल्कोहल बनता है। अच्छा, इसी कारण यीस्ट का उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। सही कहा। परीक्षा के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि विश्राम की अवस्था में एक सामान्य मनुष्य की श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। 15 से 18 बार? जी। साथ ही अलग अलग जीवों में श्वसन अंग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य में फेफड़े होते हैं, जबकि मछलियां क्लोम या गिल्स के जरिए पानी में घुली ऑक्सीजन से श्वसन करती हैं। तो ये बात हुई ऊर्जा बनाने की। लेकिन शरीर में ऑक्सीजन और भोजन को हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी सिस्टम की जरूरत तो होगी ही। बिल्कुल होगी। अगर हम पौधों की बात करें तो उनमें यह काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि उम्मीदवार परीक्षा के दबाव में इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन जल ले जाता है और कौन भोजन। क्या इसे याद रखने का कोई स्मार्ट तरीका है? ये कंफ्यूजन बहुत आम है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका शब्दों की ध्वनि में ही छिपा है। शब्दों की ध्वनि में? वो कैसे? देखिए, ज से जाइलम और ज से जल, यानी जाइलम जड़ों से जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ फ से फ्लोएम और फ से फूड यानी भोजन। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल है ना? तो फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर इस छोटी सी ट्रिक को याद रखा जाए तो परीक्षा में ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। यह ट्रिक वाकई बहुत काम की है। और अगर हम जंतुओं और मनुष्यों में इस ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यह काम रक्त यानी खून करता है। नोट्स बताते हैं कि रक्त के 4 मुख्य घटक होते हैं। जी, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी जो रोगाणुओं से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स। क्या परीक्षा में हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़े भी कुछ विशिष्ट सवाल आते हैं? बिल्कुल आते हैं। प्लेटलेट्स का काम याद रखना बहुत जरूरी है। ये चोट लगने पर रक्त का थक्का या क्लॉट जमाती हैं, जिससे खून बहना रुक जाता है। इसके अलावा इस रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम हृदय करता है। और हृदय की धड़कन से जुड़ा तथ्य क्या है? परीक्षा के नजरिए से याद रखने वाली बात यह है कि एक स्वस्थ वयस्क का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। एक और कॉन्सेप्ट जहां सवाल फंसाते हैं वह है धमनियां यानी आर्टरीज और शिराओं यानी वेन्स का अंतर। हाँ, इसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। याद रखें, धमनियां हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अंगों से वापस हृदय तक लाती हैं। तो ये शरीर के अंदर चलने वाला एक पूरा चक्र है। इसी तरह प्रकृति में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक और चक्र है जनन या रिप्रोडक्शन। पादपों में जनन की बात करें तो ये अलैंगिक यानी एसेक्सुअल और लैंगिक यानी सेक्सुअल हो सकता है। बिल्कुल। लैंगिक जनन में परागण
या पॉलिनेशन एक महत्वपूर्ण चरण है। लेकिन मैंने नोट्स में बीज प्रकीर्णन यानी सीड डिस्पर्सल के बारे में एक बहुत ही रोचक हिस्सा देखा। पौधों के बीजों का हवा, जल या जंतुओं द्वारा दूर दूर तक फैलना प्रकृति के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर हम बीज प्रकीर्णन को पारिस्थितिकी के नजरिए से देखें तो ये प्रकृति की एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। वो कैसे? कल्पना कीजिए कि एक बड़े आम के पेड़ के सारे बीज उसी पेड़ के ठीक नीचे गिर जाएं और वहीं उगने लगें, क्या होगा? उन सभी छोटे पौधों और उस विशाल मूल पौधे के बीच धूप, मिट्टी के पोषक तत्वों, जल और स्थान के लिए भारी संघर्ष या कंपटीशन शुरू हो जाएगा। मतलब कोई भी ठीक से पनप नहीं पाएगा। एकदम सही। उस घनी छाया में नया पौधा पनप ही नहीं सकता। बीज प्रकीर्णन इसी संघर्ष को कम करता है और पौधों की प्रजातियों को नए स्थानों पर फैलने और पनपने का मौका देता है। तो ये अस्तित्व बनाए रखने की एक अद्भुत व्यवस्था है। जीव विज्ञान के इन जटिल और रोचक तंत्रों को समझने के बाद अब मुझे लगता है कि हमें भौतिकी के नियमों की तरफ बढ़ना चाहिए। जरूर। क्योंकि शरीर की ऊष्मा हो या गति, सब भौतिकी के नियमों से ही बंधे हैं। हमारे स्रोत में ऊष्मा, गति, विद्युत और प्रकाश पर बहुत ही ठोस जानकारी दी गई है। सबसे पहले ऊष्मा या हीट की बात करते हैं। नोट्स बताते हैं कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और इसके स्थानांतरण के 3 मुख्य तरीके हैं: चालन, संवहन और विकिरण। क्या आप इन तीनों के बीच का अंतर थोड़ा स्पष्ट कर सकती हैं? इसे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझा जा सकता है। ठोस पदार्थों में जैसे कि लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाना चालन कहलाता है। यहाँ कण अपनी जगह नहीं छोड़ते, बस एक से दूसरे को ऊष्मा पास करते हैं। और द्रवों में? द्रवों और गैसों में संवहन होता है। जैसे पानी उबालते समय गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है। और तीसरा है विकिरण, जहां ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं होती। जैसे सूरज की गर्मी। बिल्कुल। सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी पहुंचती है वो बीज के निर्वात या वैक्यूम को पार करके विकिरण के जरिए ही आती है। समझ गया। और नोट में एक जगह ऊष्मा और तापमान को अलग अलग बताया गया है। अक्सर आम बोलचाल में हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। इनके बीच का वो बारीक अंतर क्या है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ऊष्मा वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण होती है, जबकि तापमान केवल उस गर्मी या ठंडक की माप या मेजरमेंट है। और इसे हम थर्मोमीटर से मापते हैं। जी, जब हम तापमान मापते हैं तो थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। बीपीएससी परीक्षा के लिए यहाँ एक बहुत प्रासंगिक तथ्य जुड़ता है। पारंपरिक डॉक्टरी थर्मोमीटर में पारे या मर्क्यूरी का उपयोग होता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। एकदम। पारा एक अत्यंत विषाक्त पदार्थ है और अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो इसका सुरक्षित निपटान बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि आज के समय में डिजिटल थर्मोमीटर का उपयोग इतनी तेजी से बढ़ गया है। ये सवाल पर्यावरण और विज्ञान दोनों को जोड़कर पूछा जा सकता है। ये एक अच्छा नजरिया है कि कैसे 2 अलग-अलग विषयों के तार जुड़ जाते हैं। चलिए अब गति और समय पर आते हैं। नोट्स में सरल रेखीय गति, वर्तुल या सर्कुलर गति और आवर्ती यानी पीरियोडिक गति का जिक्र है। साथ ही चाल का बुनियादी सूत्र दिया गया है, तय की गई कुल दूरी को उसमें लगे समय से भाग देना। लेकिन क्या इस साधारण से सूत्र से परीक्षा में कोई ट्रिकी सवाल बन सकता है? सूत्र भले ही साधारण लगें, लेकिन परीक्षक मात्रकों या यूनिट्स में उम्मीदवारों को उलझा देते हैं। अच्छा, कैसे? चाल के सूत्र के साथ परीक्षा के लिए एक बुनियादी तथ्य जुड़ा है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। चाल का मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट मीपा प्रति सेकंड होता है। लेकिन लोग अक्सर किलोमीटर प्रति घंटा समझ लेते हैं। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि चाल का मूल मात्रक क्या है और विकल्पों में सबसे ऊपर किलोमीटर प्रति घंटा दिया होता है। कई लोग जल्दी में उसी पर टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना है कि मूल मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। यह एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जी, इसके अलावा यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसका दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सीधी सरल रेखा होता है। ग्राफ वाले सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड वाली बात तो सच में एक बड़ा ट्रैप है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब विद्युत धारा और इसके प्रभावों की ओर बढ़ते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटर और विद्युत फ्यूज तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। हाँ, हीटिंग इफेक्ट। जब बहुत अधिक करंट आता है तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। लेकिन नोट्स में
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की भी बात की गई है, जिससे विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। यह सिद्धांत कैसे काम करता है? तापीय प्रभाव के अलावा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोहे की एक कील पर तांबे का तार लपेटकर उसमें बैटरी से करंट प्रवाहित करें तो वो लोहे की कील एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। और इसी का उपयोग घंटी में होता है। बिल्कुल, इसी सिद्धांत का उपयोग विद्युत घंटी में होता है। यहाँ जो बात सबसे रोचक है और परीक्षा में पूछी जाती है वो ये है कि जैसे ही स्विच ऑफ किया जाता है और विद्युत प्रवाह टूटता है, उस कील का चुंबकत्व लगभग तुरंत खत्म हो जाता है। मतलब वो स्थायी चुंबक नहीं है। एकदम सही। इसीलिए घंटी का हथौड़ा बार बार चुंबक की तरफ खिंचता है, बजता है, परिपथ टूटता है, चुंबकत्व खत्म होता है और वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। विज्ञान हमारे रोजमर्रा के उपकरणों में कैसे काम कर रहा है, ये देखना अद्भुत है। भौतिकी के इस खंड में हमारा आखिरी विषय प्रकाश है। इसमें प्रकाश के परावर्तन और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की चर्चा है। जी। जब हम आईने में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ आईने में बायां दिखता है, जिसे नोट्स में पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्जन कहा गया है। समतल दर्पण को लेकर और कौन से तथ्य हैं जो सीधे परीक्षा में आ सकते हैं? समतल दर्पण के मामले में बीपीएससी परीक्षा के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति सबसे ज्यादा मायने रखती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। यहाँ आभासी या वर्चुअल का सटीक मतलब क्या है? क्या इसे थोड़ा और स्पष्ट किया जा सकता है? आभासी का सीधा सा मतलब है कि इस प्रतिबिंब को किसी पर्दे या स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता। यह सिर्फ दर्पण के अंदर दिखाई देता है। और दूरी का भी कुछ नियम होता है ना? जी। एक और तथ्य जो अक्सर पूछा जाता है वो दूरी से संबंधित है। वस्तु दर्पण से जितनी दूर होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही गहराई में बनता है। अगर आप दर्पण से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 2 मीटर दूर बनेगा। तो ये थी भौतिकी की दुनिया, जहां नियम बहुत स्पष्ट हैं। अब हम उस खंड की तरफ बढ़ते हैं जो कई उम्मीदवारों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री। अम्ल, क्षारक और पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। अध्याय 4 हमें बताता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे सिरका या नींबू का रस। वहीं क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे लगते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में हर चीज का स्वाद चखना तो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए हम लिटमस का उपयोग करते हैं। जी, और लिटमस परीक्षण पर सीधे सवाल आते हैं। इसे याद रखने का तरीका ये है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि खतरे का रंग लाल होता है और अम्ल खतरनाक हो सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और क्षारक? वहीं क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जब ये दोनों को मिला दिया जाए तो जो होता है उसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो क्या इस प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है जिसे लवण या सॉल्ट कहते हैं, और साथ ही जल भी निकलता है। और इसे जांचने के लिए क्या करते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को जांचने के लिए सूचकों या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। परीक्षा के नजरिए से फिनोल्फ्थेलीन नाम के सूचक का व्यवहार बहुत दिलचस्प है और ये परीक्षकों का पसंदीदा सवाल है। फिनोल्फ्थेलीन ऐसा क्या करता है जो इतना महत्वपूर्ण है? इसकी खासियत इसके रंग बदलने में है। फिनोल्फ्थेलीन अम्लीय विलयन में पूरी तरह से रंगहीन या कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही इसे किसी क्षारक में डाला जाता है, ये तुरंत एक गहरा गुलाबी रंग दे देता है। गहरा गुलाबी रंग? जी। परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि फिनोल्फ्थेलीन क्षारक के साथ कौन सा रंग देता है। गुलाबी रंग। इसे छात्रों को जरूर याद रखना चाहिए। रसायन विज्ञान के इसी हिस्से में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी उल्लेख है। मैंने देखा है कि अक्सर विकल्पों में 4 प्रक्रियाएं दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इन दोनों के बीच पहचान करने का सबसे ठोस तरीका क्या है? सबसे ठोस तरीका ये देखना है कि क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है या नहीं। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का आकार या अवस्था बदलती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और ये अक्सर उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होता है। जैसे बर्फ का पिघलना। एकदम सही। बर्फ का पिघलकर पानी बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पानी को फिर से जमाकर बर्फ बनाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पूरी तरह से एक नया पदार्थ बनता है
और इससे वापस पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। कोई उदाहरण? जैसे लोहे पर जंग लगना, जिसके लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों का होना एकदम अनिवार्य है। क्या कोई ऐसा विशिष्ट रासायनिक परिवर्तन है जो बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है? हाँ, एक बहुत ही क्लासिक सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण से जुड़ा हुआ। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो पानी का रंग दूधिया या मिल्की हो जाता है। और ये दूधिया रंग किस वजह से होता है? परीक्षा में यही पूछा जाता है कि ये दूधिया रंग किस पदार्थ के बनने के कारण होता है। इसका उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। ये तथ्य अनगिनत बार परीक्षाओं में आ चुका है। और क्रिस्टलीकरण का भी कोई सवाल आता है क्या? जी, इसके विपरीत क्रिस्टलीकरण, जैसे कि समुद्र के पानी से नमक निकालना, पूरी तरह से एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। चूने के पानी का दूधिया होना और कैल्शियम कार्बोनेट, ये वो तथ्य हैं जो सीधे अंक दिलाते हैं। अब हमारे इस विस्तृत चर्चा के अंतिम और शायद सबसे संवेदनशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं, हमारा पर्यावरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में। बिल्कुल। नोट्स का अध्याय 12 वनों को हमारी जीवन रेखा कहता है। इसमें बताया गया है कि वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, ये बाढ़ को रोकते हैं और भौम जल के स्तर को रिचार्ज करते हैं। वनों में एक पूरी खाद्य श्रृंखला काम करती है। लेकिन वनों को एक गतिक सजीव इकाई क्यों कहा गया है? इसे गतिक या डायनामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंगल में कुछ भी स्थिर नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह लगातार हो रहा है। घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक और मेंढक को सांप। ये तो खाद्य श्रृंखला हो गई। जी, और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों या डीकंपोजर्स जैसे कवक और जीवाणुओं की भूमिका पर जोर देना बहुत जरूरी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जंगल में कभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं जाता, फिर भी वहां मृत पत्तियों या जीवों का अंबार नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपघटक उन्हें साफ कर देते हैं। बिल्कुल। ये अपघटक मृत पौधों और जीवों को विघटित कर देते हैं और उन्हें पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। यह ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वन में कोई भी चीज व्यर्थ या वेस्ट नहीं होती। प्रकृति की रिसाइकलिंग प्रणाली एकदम परफेक्ट है। काश इंसानों का सिस्टम भी इतना ही परफेक्ट होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। और यही बात हमें अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी की तरफ ले जाती है। हमारे घरों और उद्योगों से दूषित जल निकलता है, जिसे सीवेज कहते हैं। इसे नदियों में छोड़ने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करना जरूरी है। लेकिन नोट्स में जल प्रदूषण के साथ साथ एक और बड़ी समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। जी हाँ, वो समस्या है पॉलीथीन की थैलियां। वर्तमान में ये एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी है। अक्सर लोग कूड़े के साथ प्लास्टिक की थैलियां फेंक देते हैं, जो नालियों में जाकर फंस जाती हैं। बिल्कुल। ये थैलियां नालियों में जाकर उन्हें चोक कर देती हैं, यानी पूरी तरह रोक देती हैं। जब नालियां रुक जाती हैं तो दूषित पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे न केवल जल बल्कि मृदा भी प्रदूषित होती है और भयानक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। सही कहा। इसीलिए इस अध्याय का मुख्य निष्कर्ष यही है कि एक दुरुस्त मल निकासी प्रणाली या सीवरेज सिस्टम का होना किसी भी स्वस्थ समाज की पहली शर्त है। ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। ये एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय बिंदु है। तो आज के इस सत्र में हमने कितना कुछ कवर कर लिया। हमने पौधों के छोटे छोटे रंध्रों और प्रकाश संश्लेषण से अपनी यात्रा शुरू की, जंतुओं के पाचन तंत्र में दीर्घरोम के महत्व और श्वसन को समझा। जी। फिर हमने भौतिकी में ऊष्मा के स्थानांतरण, गति के मात्रकों और समतल दर्पण के आभासी प्रतिबिंब का अन्वेषण किया। रसायन विज्ञान में सूचकों के रंग और चूने के पानी के दूधिया होने का कारण जाना, और अंत में पर्यावरण में अपघटकों की भूमिका और जल संरक्षण की चुनौतियों को समझा। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये सारे तथ्य बेहद अनमोल हैं। निश्चय ही। और अगर सुनने वालों को ऐसे ही एनसीईआरटी आधारित रिवीजन सत्र पसंद आ रहे हैं तो उन्हें इन चर्चाओं से लगातार जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको ऐसे ही एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन वीडियोस या सेशंस चाहिए तो इस पूरे सिलसिले को फॉलो जरूर करें और हमारी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद विज्ञान को पढ़ने और परीक्षा के लिए याद रखने के नजरिए को थोड़ा बदल दे। वो विचार क्या है? अगर हम ध्यान से सोचें तो एनसीईआरटी के इस किताब ने सुविधा के लिए इन विषयों को अलग अलग अध्यायों में बांट दिया है। प्रकाश संश्लेषण पहले अध्याय में है, श्वसन छठे में, रक्त परिवहन 7वें में और ऊष्मा 3रे में।
लेकिन वास्तविकता में प्रकृति में ये सब अलग-अलग नहीं है। मतलब ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। कल्पना कीजिए प्रकृति में ये सब एक साथ एक ही पल में एक विशाल और जटिल मशीन की तरह काम कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन एक पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त करता है, ठीक वही ऑक्सीजन हमारे श्वसन तंत्र द्वारा खींची जाती है। फिर वो ऑक्सीजन रक्त द्वारा हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचती है। कोशिका के अंदर उसी ऑक्सीजन से भोजन टूटता है और उसी से वो ऊष्मा और ऊर्जा पैदा होती है, जिससे हमारे शरीर में गति संभव हो पाती है। तो अगली बार जब रिवीजन किया जाए तो क्या इन तथ्यों को अलग-अलग रटने के बजाय इस परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला के रूप में देखना परीक्षा की तैयारी को और अधिक ठोस नहीं बना देगा? ये सच में एक बहुत ही शानदार विचार है जो विज्ञान को रटने के बजाय उसे महसूस करने का रास्ता दिखाता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।